ब्लैक है कलर, ब्लैक इज एनीवन? Right. Or a mixture of colors. Sense of mixture of colors. मिक्सचर ऑफ कलर्स। एक्चुअली में ब्लैक जो है वो एब्सेंस ऑफ कलर होता है, Yes sir. ठीक है। सर मिक्सचर तो वाइट होता है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मिक्सचर तो वाइट होता है ना, वाइट 7 कलर से। हाँ, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर इज ब्लैक, इज वाइट। देखो कलर हमें कैसा दिखता है, कब दिखता है? आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट यहाँ पर आई, व्हाइट लाइट जिसके अंदर सारे कलर थे, तो इस व्हाइट लाइट ने जो है वो सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट किया। सर मतलब इसमें भी वो प्राइमरी कलर्स का प्ले ही आ रहा है कि सिर्फ रेड, ब्लू और येलो ट्रू कलर है। Hello, ma'am. हेलो, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास के टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है आई है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. सब क्लियर है? फिर आज मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। मैम बस एक चीज़ पूछनी है। हाँ जी बोलो। मैम जैसे आपने पार्टनरशिप में कहा था कि अगर कोई कंपनी आई मीन फर्म रजिस्टर नहीं करती तो वो केस फाइल नहीं कर सकती। मैम तो ऐसे वो किसी कंपनी के लिए गवाही भी नहीं दे सकती? नहीं बच्चे, वो है ही नहीं ना, फिर वो कोर्ट में आ ही नहीं सकती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो लॉ के आइज में तो फिर वो अनरजिस्टर्ड में आ गई, तो वो वहां पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती, ना ही किसी के बिहाफ पे कर सकती है। ओके। हम्म। तो बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया था। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमने उसके आई थिंक फीचर्स और मेरिट्स किए थे, आई मीन एडवांटेजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, शोभित यस मैम। बताओ। बच्चे बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। हाँ जी, ये हैंड किसने रेज किया है? सिमर ने। ओके, चलो फिर सिमर आप बता दो। व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बताओ। ओके, सयांश को भी आता है। ओके, सिमर के Ma'am, बाद में I'm हाँ, audible? या यश। Ma'am, it's a welfare of people where adults are allowed, I mean, above the age of 18. Ma'am, at least 10 members are allowed ओके in the cooperative society. ओके ओके, गुड ट्राई। ठीक है, हाँ जी सयांश आप बताओ। Ma'am, I want to add one more point. हाँ Ma'am, हाँ, it is also called volunteer association. या वेरी गुड, वॉलेंट्री एसोसिएशन।
ठीक है, जहाँ पे इकट्ठे लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, है ना, कॉमन Ma'am, पर्पस भी it's आएगा। not for earning profit, it's for welfare of people. हाँ, It's like making a society. या वेरी गुड, वेलफेयर मोटिव के लिए है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसका, ठीक है। ओके, तो हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने टर्म्स पढ़ी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेशन वर्ड से निकली है कि कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में वो सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, किस लिए, अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे आपके एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए उनके फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल वो लोग लेके ही आते हैं, ठीक है, और उनका कॉमन पर्पस होता है, ये नहीं है उसी ग्रुप में अगर 10 मेंबर्स हैं, एक का पर्पस है कि मुझे कंज्यूमर के लिए काम करना है, एक का पर्पस है मुझे प्रोड्यूसर के लिए काम करना है, नहीं, सोसाइटीज जो नेम से बनी होती है, अगर वो कंज्यूमर के लिए बनी है तो वो कंज्यूमर के ही बिहाफ पे काम कर रही होगी, अगर वो प्रोड्यूसर के लिए बनी है तो प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे काम करेगी, ठीक है ना, तो इनका एक कॉमन पर्पस होता है। फिर हमने बात की थी वॉलेंट्री एसोसिएशन है, हर एक की अपनी उसके पास फ्रीडम है कि वो ज्वाइन करे या ना करे, किसी की कोई कंपल्शन नहीं है, किसी को कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी या आपके लिए बना रहे, नहीं, एनीवन इज फ्री टू ज्वाइन और एनीवन इज फ्री टू क्विट, कोई छोड़ भी सकता है अगर उसका मन नहीं कर रहा। फिर वेलफेयर मोटिव हमने बता दिया कि यहाँ पे उसका मोटिव ये नहीं है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है सबके अच्छे करके, ठीक है ना, नहीं, यहाँ पे वेलफेयर लोगों के अच्छे के लिए करना है। तो फिर ये डेफिनेशन की थी, फिर हमने कही थी बात रजिस्ट्रेशन की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब हमने पार्टनरशिप की बात की थी तो हमने कहा था पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है, आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, बट वो कहते हैं एडवाइजेबल होती है कि आप करवा लो, आगे इन फ्यूचर कोई भी कंफ्लिक्ट्स राइज हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़े आ जाते हैं, तो बेटर है अगर किसी को केस करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप केस नहीं कर सकते किसी के ऊपर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंपलसरी है और ये रजिस्ट्रेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर, ठीक है बच्चे, ये एक्ट्स ना आपको याद रखने, जैसे पार्टनरशिप एक्ट था, एक आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का था और एक अब इसका आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए पढ़ा कि एटलीस्ट 10 मेंबर्स चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, जो आपने अभी बता दिया कि 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए, यहाँ पे माइनर मेंबर्स नहीं चलेंगे, कैपिटल क्या होगी, हर एक मेंबर लेके आएगा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल हर एक मेंबर लेके आएगा, चाहे वो जितनी मर्जी लेके आए, कोई एक मेंबर 50,000 लेके आ रहा है, कोई दूसरा 10 लाख लेके आ रहा है, उनकी मर्जी। फिर है मेंबरशिप, कोई भी मेंबर बन सकता है, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन की भाई तू लड़की है आप नहीं आओगे, आप इस रिलीजन के हो हम आपको नहीं ऐड करेंगे इसमें, एज सच कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी आ सकते हैं। फिर फीचर्स, चलो फीचर्स अब आप लोग बताओगे, हाँ जी मीनल, फीचर्स बच्चे, फीचर एक्सप्लेन करो, मैं पॉइंट बता देती हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। ओ मैम ठीक है, आप बता दो, मैं एक्सप्लेन। चलो मैं बता देती हूँ, चलो आप वॉलेंट्री मेंबरशिप पे बताओ, वॉलेंट्री मेंबरशिप। मैम मतलब उनकी खुद की विल है, उनको फोर्स नहीं किया जाता, वो खुद ज्वाइन कर सकता है और वो मतलब क्विट भी कर सकता है अगर उनको करना हो तो, कोई कंपल्शन नहीं है। ओके वेरी गुड, ठीक है जी। अब है लीगल स्टेटस, शोभित। हाँ जी शोभित, लीगल स्टेटस बताओ मुझे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ओनरशिप और मेंबर्स डिफरेंट होते हैं। हाँ ठीक है ना, ओनरशिप और मेंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं, बिजनेस और वहां के ओनर्स वो सब डिफरेंट है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी, सिमर। मैम लिमिटेड लाइबिलिटी में जो कैपिटल होती है वो कंट्रीब्यूट होती है 10 मेंबर्स के बीच में, मतलब एक्सटेंड हो जाती है। नहीं बच्चे थोड़ा गलत हो गया, दोबारा सोचो, मैं आप ही से पूछूंगी अभी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, सोच लो अभी,
सयांश कंट्रोल का बताओ मुझे। यस मैम। मैम कंट्रोल में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं मैम। जैसे 20 मेंबर्स की टीम वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मैम वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने किसी को, ताकि वो एक डिसीजन ले सके। हाँ, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के नाम से उन्होंने ग्रुप बनाया है, वहां पे वो लोग वोट देते हैं कि हम किसको चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर बने, और एक कमेटी टाइप बन जाती है जो उनके डिसीजंस मैम को हाँ जैसे या ना में पंचायत बता। होती है। हाँ हाँ टाइप। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। मीनल आपकी आ गई है दोबारा टर्न, बताओ जी। मैम लोगों के वेलफेयर के लिए, उनका हाँ, मतलब लोगों के एम यही होता है वेलफेयर के लिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। हाँ, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सर्विस करना उनका मोटिव है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, हाँ जी, सिमर बच्चे आपको पता चला या मैं एक्सप्लेन करूँ लिमिटेड लायबिलिटी का? मैम एक बार प्लीज बता दो। हाँ जरूर बच्चे, लिमिटेड लायबिलिटी में हमने बात की थी, जैसे आपने अभी जो हमने पीछे पढ़े थे 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप था फर्स्ट, जिसमें उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी कि बाय चांस कंपनी, उसके जो बिजनेस है उसमें कुछ लॉस हो जाता है या मैम वो ओके अपने, ओके, हम याद आ आगे गया? समझ। चलो अब यस मैम। बताओ आप लिमिटेड। मैम आप ये कह रहे हो ना, मतलब मैम इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब लिमिटेड होती है, उनकी हाँ बताओ। उनकी मैम जो फिक्स लाइबिलिटी है उसी पे आएगी मैम, पर्सनल पे नहीं आएगा। हाँ, उनका पर्सनल एसेट्स उनको पर्सनल नहीं पे। अपने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उनमें हाँ से जी। उनकी कोई भी फुलफिलमेंट नहीं होगी किसी भी हम्म, लॉस की। ठीक है ना, यहाँ पे यस इसीलिए मैम। लाइबिलिटी लिमिटेड है वहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस के एसेट्स यूज किए जाएंगे, पर्सनल एसेट्स नहीं यूज किए जाएंगे बिजनेस का लॉस फुलफिल करने में। यस ठीक है, मैम। क्योंकि यस। यहाँ पे ओनर और ओनरशिप डिफरेंट है। हम्म। ओके, मूविंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस। शोभित, ओ सॉरी, डिसएडवांटेजेस नहीं, एडवांटेजेस। चलो, एडवांटेजेस में भी आपके वही फीचर्स के आ जाएंगे। फर्स्ट तो आपका लिमिटेड लायबिलिटी आ गया, आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। हाँ जी शोभित। यस मैम। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस समझाओ। मैम जब वोट करेंगे वो 5 मेंबर्स को वोट करेंगे तो उनमें बायसनेस नहीं होगी, सबके वोट की एक ही वैल्यू होगी। हाँ, मतलब 1 पर्सन 1 वोट, हर एक का एक वोट माना जाएगा। ये नहीं है उस बंदे को कहा जाएगा भाई तू 2 वोट दे दे, तेरे को 2 वोट देने का हम एडवांटेज दे देते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, डेमोक्रेसी चलेगी। ओके, ईज ऑफ फॉर्मेशन। मैम मैं हाँ हाँ बताओ सयांश। मैम ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब मैम इसमें सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, और जिसकी भी लो वो ज्वाइन कर सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सिमर। बताओ बच्चे, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। मैम मैम उनके जो टैक्सेस होंगे वो लो हो जाएंगे, हाँ, एंड मैम गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, क्यों करेगी इनको गवर्नमेंट सपोर्ट? मैम क्योंकि ये वेलफेयर का कर रहे हैं, इनका इनका हाँ, एम प्रॉफिट नहीं है प्रॉफिट नहीं करना। है, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है तुम हमारे लिए अच्छा कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा यस करता मैम। हूँ कि तुम्हें लो टैक्स रेट भरना पड़े सब। सबसे और क्या। वेरी गुड। यस। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। मीनल आप बताओ। मैम ये मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज कम करते हैं और लाइक उनको यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं और आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, मिडल मैन को रिड्यूस कर देते हैं ये लोग, ताकि कॉस्ट भी हमें कम पड़े। स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस कैसे थी इनकी, मतलब जो इनकी एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वो स्टेबल है। बाकी सब में हमने देखा कि स्टेबल नहीं है, बट इसकी स्टेबल है। कैसे है बच्चे, कौन बताएगा? कोई भी बता दो। मैम अगर किसी की डेथ हो गई है तो मैम वो नहीं रुकेगा वेलफेयर, हाँ, वहां पे वो सोसाइटी बंद नहीं कंटिन्यू। होगी या यस। उसकी
कॉन्टिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी अपना, क्योंकि और आगे मेंबर्स आके ज्वाइन कर लेंगे। ओके बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्लास में आपका एक छोटा सा ओरल टेस्ट भी ले सकती हूँ, या आपको कुछ 3-4 क्वेश्चंस दे सकती हूँ मैं सोल प्रोप्राइटर के, सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दो कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को आप चाहे अभी नोट कर लो, क्योंकि मैंने इन दो का करवाना है आपको, सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको रिवाइज करना है। मैं कोई मतलब 3-4 क्वेश्चंस दे दूंगी आपको, उस टाइम मुझे आंसर करना है। ठीक है? ओके मैम। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे डिसएडवांटेजेस पे। अब हमने देखा हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, कोई बताएगा इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? मैम लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, वेरी गुड। अब एक्सप्लेन भी कर दो बच्चे थोड़ा सा। मैम इसको एक्सप्लेन मैम कैसे करना है? मतलब आप बताओ, आपने बोला कि ये डिसएडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये क्यों है इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड रिसोर्सेज? मैम क्योंकि बताओ बताओ, क्या होता है लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड रिसोर्सेज हम कहें? अब हमने बात की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स आते हैं, 10 मेंबर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी कैपिटल्स कंट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है आप किस मोटिव के लिए कर रहे हो, वेलफेयर मोटिव के लिए, ठीक है ना। आपको पता है आपने प्रॉफिट के लिए तो काम करना नहीं है, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं कैपिटल में थोड़ी कम ही कंट्रीब्यूट कर दूं, होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, वेलफेयर, कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा पता नहीं है, यहाँ पे तो हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मोटिव होता प्रॉफिट का, तो मैं कैपिटल ज्यादा लगाती ना, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे इन रिटर्न अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा, या लॉस भी हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट के लिए मैं लगा रही हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10 मेंबर्स हैं, वो यही सोचेंगे यार लिमिटेड सी कैपिटल ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, लोगों के अच्छे के लिए काम करे। अगर यहाँ प्रॉफिट मोटिव होता तो वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगा पाते, तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाती है। अब ऑब्वियस है हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा लो है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी इस मोटिव से नहीं चल रही है ये ऑर्गेनाइजेशन की हमें प्रॉफिट होगा, कि अगर मैं सपोज कैपिटल 10 lakhs की कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर अगर हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो मुझे मिल जाएगा मतलब। लेकिन यहाँ पे हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं वेलफेयर मोटिव के हिसाब से ही पैसे लगाऊंगी, समझ रहे हो। इसलिए ये पॉइंट डिसएडवांटेज में आया है कि लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज है, 10 मेंबर आ रहे हैं साथ में, लेकिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उनका थोड़ा कम लेवल पे ही रहेगा। अगर यही पार्टनरशिप होती तो क्या पता कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बन गई थी, समझ रहे हो बात। उसके बाद आती है बच्चे बात, और बताओ क्या मैम तो ये डिसएडवांटेज। हाँ डिसएडवांटेज जी, कैसे हुआ फिर? क्या बोल रहे हो शोभिता? शोभिता आप क्या बोल रहे हो बच्चे, दोबारा बोलना। हम लिमिटेड कैपिटल डिसएडवांटेज क्यों हुआ? डिसएडवांटेज तो बच्चे इसीलिए हुआ ना, अगर यहाँ अगर पैसा ज्यादा लगता, ठीक है ना, तो और बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती होती, और ज्यादा अच्छे के लिए ये लोग काम कर पाते। लेकिन इनको पता है कि यहाँ पे हम जो पैसा लगा रहे हैं वो अगर डूब भी गया तो हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिलना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उनका मोटिव क्या है, वेलफेयर का, कि वो अच्छे भले किसी मतलब अपने ही मेंबर्स का भला करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उनके माइंड में प्रॉफिट तो कहीं आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए ये लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है ना। अगर यहाँ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते, अब आप लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, आपको बताया यार बिजनेस चलाना है हमने, आप अच्छे से अच्छी कैपिटल लेके आओगे, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका मोटिव क्या है, वेलफेयर, यहाँ पे नो प्रॉफिट मोटिव है, इस वजह से यहाँ पे हमारी कैपिटल लिमिटेड हो जाती है, समझ गए बच्चे।
हाँ जी, और क्या होगा बच्चे इसका डिसएडवांटेज? क्या होगा बच्चे डिसएडवांटेज? कुछ और बताओ। जहां बहुत सारे लोग मिलेंगे वहां क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाएगा आपका एक हेडिंग आ जाएगा ना। जहां बहुत सारे लोग मिलेंगे वहां पे झगड़े हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है कि तुम ऐसे नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो ऑब्वियस है मेंबर्स के बीच में आपके कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है, क्योंकि वो बोलेगा ये ऐसा करो, उसका ओपिनियन कुछ होगा, ठीक है ना। तो हमें तो एक म्यूचुअल डिसीजन लेना है ना, कि सब मिलके एक डिसीजन पे अग्री करें, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पे ओपिनियंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। और देखो ओपिनियन में डिफरेंसेस इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कल्चर, रिलीजन, जेंडर सब चीजों की फ्रीडम है, कोई भी आ सकता है। तो वुमेन और मैन की ना बन रही हो, ठीक है ना, उनके ओपिनियन में, या एक डिफरेंट रिलीजन के पर्सन्स की ना बन रही हो, ठीक है ना। वो कहता हो हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, वो कहता हो हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, तो हो सकते हैं डिफरेंसेस, ठीक है बच्चे। हाँ जी, और क्या होगा यहाँ पे? अब गवर्नमेंट कंट्रोल है, वो कह रहा है गवर्नमेंट तो हमें बेनिफिट दे रही है, एडवांटेजेस में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे इसी को डिसएडवांटेज बना दिया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। बताओ जी, क्यों है ये डिसएडवांटेज? बताओ बताओ। अच्छा, गवर्नमेंट के कंट्रोल से क्या होगा? अब गवर्नमेंट कहेगी मैंने तुम्हें लो टैक्स रेट भी दे दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से उसने दिया है, लो इंटरेस्ट रेट भी कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देगी। कुछ इंटरफेरेंस कैसे करेगी? कि नहीं, आप अपनी ये पॉलिसी गलत लगा रहे हो, हमारे रूल्स के हिसाब से ये चलो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अब क्या होता है जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है ना, तो नहीं अच्छा लगता लोगों को, क्योंकि देखो हम एक किसी मोटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा इंटरफेरेंस भी गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट कहेगी आप अपने ये अकाउंट सबमिट करो मेरे पास, कुछ अपने ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे सबमिट करो, वो पार्टनर्स को नहीं सबमिट करने हो, क्या पता कुछ हो। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी फ्रीडम मांगते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी रीजन के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इतनी क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस ना करे। बच्चे होता है जब ये आपकी टाइप ऑफ कंपनी ऐसे हो जाती है ना गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है कि आपको मुझे अपने अकाउंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अकाउंट्स चले गए जिसमें वो कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे कंपनीज या सोसाइटीज आपकी ये मांगती है अपनी फ्रीडम, या फिर गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से कुछ रूल्स अप्लाई कर दे कि नहीं जी आपकी सोसाइटी को ऐसे चलाना है, अब ऐसे चलाओ। तो वहां पे क्या होगा, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे सोसाइटी को, उन्हें टोटली गवर्नमेंट के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थोड़ी कम होनी चाहिए, तो ये डिसएडवांटेज है। अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो हम कैसे ही कम कर सकते हैं, लेकिन ये इसीलिए ये डिसएडवांटेज बन जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की मैम इंटरफेरेंस जैसे बाकी सब में। हम किसी सोसाइटी में अंडरग्राउंड वाटर लेने से पहले हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। हाँ, तो आप वो ले सकते हो। तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ और अपने रूल्स वगैरह अप्लाई कर दिए जिस वजह से आप वो सोसाइटी में कुछ नहीं कर पा रहे हो अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। वो कह दे, जैसे देखो गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, जैसे आपके ये हाउसेस बनते हैं, हाउसेस के रूल आते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे इतना परसेंट बना होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर इतना परसेंट बना होना चाहिए, सेकंड फ्लोर इतना परसेंट बना होना चाहिए। तो वो भी आपके रूल्स है ना कि हर उसमें वो रूल बनेंगे, या फिर सारे एक जैसे फ्लोर बने होने चाहिए हाउस के। तो ये आपके डिफरेंट रूल्स है जो गवर्नमेंट डाल सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल एक डिसएडवांटेज बन जाता है। अब बच्चे गवर्नमेंट के अंडर है या कुछ भी है, सीक्रेसी लेस कम होगी। क्यों होगी सीक्रेसी कम?
बताओ जी, जैसे पार्टनरशिप में सीक्रेसी कम थी या नहीं थी, या थी? यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी या पब्लिक बोलेगी डिस्क्लोजर करो अपने अकाउंट्स का, तभी वो लगाने देखना चाहेंगे ना कि जो जो ये बेनिफिट्स ले रहे हैं या आगे दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, नहीं दे रहे हैं, वो सब चेक करेगी। ठीक है ना, जनरल पब्लिक को हमें ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, हमारे बिजनेस कैसा, हमारे सोसाइटी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। ठीक है ना, तो पब्लिक मांगती है तभी वो आगे जाके इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी ना। अगर उन्हें पता होगा भाई ये तो कुछ फ्रॉड का काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं गलत चीजें, तो वो नहीं करेगी आगे जाके, या उसमें नहीं अपना पार्ट लेगी मेंबर के उसपे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट्स या आपको जो भी अपना देना पड़ता है डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करना पड़ता है। फिर आता है बच्चे, एक आपका आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट, हाँ जी, मैनेजमेंट मतलब सोसाइटी को मैनेज करना इनएफिशिएंट क्यों होगा, एफिशिएंसी क्यों नहीं होगी मैनेजमेंट करने में, बताओ जी। देखो बच्चे, आपके पास सपोज 10 मेंबर है एक सोसाइटी में, ठीक है। इन 10 मेंबर्स में कुछ थोड़े बूढ़े लोग हैं, कुछ यंग, मतलब यंग इन द सेंस अबव 18 वाले हैं 35 इयर्स तक, और कुछ 35 टू लगा लो 50 इयर्स वाले। तो क्या होगा, क्या पता इन लोगों 35 टू 50 वालों को थोड़ी कम नॉलेज हो, मतलब कुछ जैसे होता है ना न्यू न्यू आइडियाज लेके आना कि हम और कैसे अपनी सोसाइटीज को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आउटसाइडर से, मतलब मिडल मैन वगैरह से। और इन इन वालों में भी थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जो 10 के 10 मेंबर्स है सोसाइटी में उनमें से हर कोई एक्सपर्ट हो मैनेज करने में, ठीक है ना, मैनेजमेंट हर किसी को नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्सपर्ट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, अगर वो बाहर से किसी जैसे सीए को हायर करना चाहते हैं या किसी मैनेजर को बाहर से हायर करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या पे करनी पड़ेगी, उन्हें सैलरी। और इनकी सैलरी क्या होगी, हाई होगी सैलरी। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपकी किस लिए बनी है, वेलफेयर मोटिव के लिए। पहली उनको कोई प्रॉफिट तो है नहीं एज सच, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन से वो कितना ही निकाल लेंगे पैसा। तो यहाँ पे इसलिए इनएफिशिएंसी हो जाती है मैनेजमेंट की, क्योंकि आप बाहर से लोगों को हायर नहीं कर पाते हो, उनको सैलरी वगैरह हाई ज्यादा देने के चक्कर में, या फिर क्या बोलते हैं उनको, मतलब पे तो करना ही पड़ेगा ना अगर आप किसी से उनकी सर्विस लोगे। तो अगर वो नहीं पे करते हैं तो वो कोई आएगा नहीं आपकी कोई भी चीज मैनेज करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कम हो सकती है। समझ रहे हो बच्चे, समझ आए यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, क्या बात की है हमने डिसएडवांटेजेस यस मैम। की। सबसे पहले हमने बात की लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज की, कि लिमिटेड कैपिटल होगी या लोग रिसोर्सेज कम लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम वेलफेयर मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, आगे नहीं चला तो उनका लॉस भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉफिट तो ऐसा सच नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कम लगाएंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियस है, जब दो लोग भी मिल जाते हैं तब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो सकता है, कंफ्लिक्ट अराइज हो सकती है। तो यहाँ तो 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स में कैसे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट कहती है मैं तुम्हें प्रिविलेजेस दे रहा हूँ, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा हूँ, अब तुम मेरी भी सुनो, मैं इधर इंटरफेयर करूंगा, तो वो भी हो सकता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, डिस्क्लोजर, आपको अपने अकाउंट्स वगैरह डिस्क्लोज करने पड़ते हैं पब्लिक के सामने, तभी वो आगे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स लैक करते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 10 मेंबर्स में क्या पता कोई ऐसे एक्सपर्ट ना हो इतना, ठीक है ना। बाहर से हायर करने में उनको उन्हें सैलरीज देनी पड़ेगी या हाई मतलब कॉस्ट लगेगी, और वो इतनी नहीं होती है क्योंकि वो वेलफेयर के लिए बने हैं, कैपिटल इतनी नहीं होती है कंट्रीब्यूट, तो वो नहीं करते इनको हायर। तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्ट हो सकती है। यहाँ तक समझ आ गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब समझ आ गए, क्योंकि अब हम इसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
ये टॉपिक हम करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोई एग्जांपल दे दो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मैंने आपको कही कंज्यूमर की बनती है, ऐसे देखो जैसे अभी हम ये इसमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज करेंगे ना, आपको इसमें भी पता चलेगा। जैसे आपकी ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो क्या करती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, आपने ना 10th में उनके बारे में पढ़ा होगा, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पढ़ा है? सेल्फ यस हेल्प मैम, ग्रुप्स Yes, एक यस मैम, टॉपिक में आता है आपके ना SST के यस मैम, इकोनॉमिक्स में, है ना। तो सेल्फ हेल्प फार्मर्स एक ग्रुप्स साथ, होते हाँ। हैं, हाँ, ये विलेजेस या मतलब पाए जाते हैं, यहाँ पे भी अर्बन एरियाज में भी होते हैं। इनमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, जैसे आसपास के लोग है ना, वो एक ग्रुप सा क्रिएट कर लेते हैं, सपोज 10 to 15 मेंबर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, सपोज एक बंदा है उनकी विलेज का, उसे मनी की नीड है, ठीक है ना, एक मेंबर को, ही इज इन नीड ऑफ मनी, ठीक है ना। तो ये 10 से 15 लोग क्या करेंगे, इकट्ठे अपनी अपनी पॉकेट से कुछ कुछ मनी डाल देंगे, ठीक है। जैसे एक बंदे ने 100 रुपए डाल दिए, किसी ने 500 रुपए डाल दिए, अपने हिसाब से जितना वो डाल सकते हैं उसके हिसाब से। तो जितनी मनी यहाँ कलेक्ट होएगी, जितनी उसको चाहिए, उस हिसाब से वो इस बंदे को पे कर देंगे, मतलब दे देंगे, ठीक है ना। ये बंदा उस टाइम पे तो इनसे ले लेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये 10 to 15 मेंबर्स का एक पूल क्रिएट हो गया। तो आप इसी को लगा लो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन्होंने अपने ही एक मेंबर की हेल्प करने के लिए इकट्ठे किए पैसे और उसे दे दिए, क्योंकि वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहा था, बिकॉज उसके पास कोलेटरल रखने के लिए कोई चीज नहीं थी। अब बैंक से आप लोन लोगे तो आपको सिक्योरिटी के उस पे आपको कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा। तो उसे वहां से लोन ना देते हुए यहाँ पे तो उनको कुछ नहीं देना ना, इसको तो कोलेटरल नहीं रखना बैंक इनको विलेज के मेंबर्स को। तो उसने इन सब ने इस बंदे को मिलके पैसे दे दिए। इन फ्यूचर थोड़े टाइम बाद ये प्रॉमिस कर देगा कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा, वो धीरे धीरे लौटा देगा। समझ गए बच्चे? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव में भी अभी हम पढ़ेंगे। वैसे ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव वही होते हैं, मतलब ये तो ऐसी लोकल मतलब नॉर्मल लेवल पे बन जाते हैं, ये कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती इनकी। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आप समझ सको कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अपने ही मेंबर्स की हेल्प करने के लिए ये लोग बनाते हैं सोसाइटीज। देखो बच्चे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। 4 या 5 है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चलो मैं लिख देती हूँ। एक है आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक आपकी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक आपकी है इसमें मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक आपकी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। हाँ जी, तो बच्चे ये आपकी 6 टाइप्स ऑफ सोसाइटी है। फर्स्ट आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर कोऑपरेटिव भी है, मार्केटिंग, क्रेडिट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो अब हम एक एक के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे ये होती क्या है। तो बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका नेम है, तो ये किसके लिए बनी है, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के। इसका नेम ही जब कंज्यूमर है तो ये बनी ही इसलिए है कि ताकि कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन कर सके, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। अच्छा एक बात बताओ, एक तो होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। डिफरेंस पता है आप लोगों को इसके बारे में?
हम कहते हैं कि वी आर कंज्यूमर्स और हम कस्टमर भी हैं। कैसे? कस्टमर भी तो हमें ही कहते हैं ना, वो शॉप में आप जाओ तो वो लोग बोलेंगे हाँ जी कस्टमर आ गए हमारी शॉप में, और हम ही Yes, अपने ma'am. आप को कंज्यूमर भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मैम कोई कस्टमर डिफरेंस? वो हाँ, होता है जो आके शॉप से आके खरीदता है, और ओके, कंज्यूमर वो होता है शॉप से खरीदने के बाद जो गुड्स उसने परचेज किया है उसको कंज्यूम करे। हाँ, वेरी गुड। ये डिफरेंस है। कंज्यूमर कंज्यूम वर्ड से बना है। सपोज मैं आई वेंट टू मार्केट टू बाय आइसक्रीम, ठीक है, मैंने ये आइसक्रीम खरीदी तो मैं कस्टमर हुई, ठीक है। फिर मैंने इसी आइसक्रीम को अपनी छोटी सिस्टर को या छोटे ब्रदर को मैंने दे दिया। ये कैसे हट गया? चलो, एक कंज्यूमर और कस्टमर की बात कर रहे थे हम। मैं मार्केट गई, मैंने आइसक्रीम खरीदी और मैंने अपनी सिस्टर को दे दी। तो यहाँ पे कंज्यूमर मेरी सिस्टर है, कस्टमर भी है। मैम हाँ, ठीक है। अगर मैं ये आइसक्रीम खुद ही वहीं पे कंज्यूम कर लेती तो मैं कंज्यूमर बन जाती। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो वो आ गए, कंज्यूमर और कस्टमर। कस्टमर है वो सामान खरीद के घर लेके चला गया, उसने भी कंज्यूम नहीं किया। लेकिन कंज्यूमर कौन हुआ? उसने सामान भी खरीदा और कंज्यूम भी कर लिया। ठीक है। अब जो ये सोसाइटी है ये कंज्यूमर प्रोटेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनी है कि कंज्यूमर को हमें क्या प्रोवाइड करनी है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। हमें जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं वो गुड क्वालिटी के होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइसेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुड क्वालिटी के है तो कुछ भी प्राइस लगाओ, नहीं, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, साथ में रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? सपोज ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने एक चीज बनाई ₹20 की, ये उसका प्राइस था। उसने इस चीज को सेल किया मिडलमैन को। मिडलमैन को उसने ये चीज कितने की बेची? ₹20 की, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो ₹20 का ही प्राइस लगाया था। अब जो मिडलमैन है उसने इस आगे चीज को बेचा कस्टमर को, कंज्यूमर को लगा लो, ठीक है, क्योंकि हम कंज्यूमर की बात करें। कंज्यूमर को बेचा ₹27 का, ये उसका सेल्स प्राइस था कि इतने का उसने कंज्यूमर को बेचा। मिडलमैन ने ₹20 का खरीदा मैन्युफैक्चरर से और इसमें ऐड कितने किए? ₹7 उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन कह लो, ये उसने अपना चार्ज कर दिया कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो ये क्या हुआ बच्चे? कंज्यूमर को जो चीज ₹20 की पड़नी चाहिए थी उसके लिए उसने ₹27 पे किए ना। तो इसी को मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए ही हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। अब क्या होगा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो जो आपकी सपोज ये आपकी सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपकी सोसाइटी है। अब ये क्या करेगी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव में तो आपको पता है लोग ज्यादा होंगे, एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो होंगे। तो ये जो मेंबर्स हैं ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स खरीद लेंगे, समझ रहे हो? बाय गुड्स डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। और ये गुड ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही लेंगे, ये बल्क में लेंगे। अब ये क्या करेंगे? ₹20 के सपोज ये पेन दे रहे हैं, तो ये पेन के बल्क मतलब बहुत सारे पेन्स ले लेंगे एक बार में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने पैसे लगाए हुए, इनके पास है। तो ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इनसे ₹20 में पेन लेके डायरेक्टली किसे बेच देगी? कंज्यूमर को, समझ रहे हो? और एट ₹20, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडल मैन है नहीं तो उसका तो कोई कमीशन होगा नहीं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो ऑब्वियस है वो कमीशन कोई चार्ज नहीं करेंगे, उन्होंने तो पहली बल्क में खरीद लिए तो उनको तो वैसे ही फायदा हो गया। और यहाँ पे कंज्यूमर को भी फायदा हो गया, क्योंकि उसे जो चीज 20 की ही मिलनी चाहिए थी वो 20 की ही मिली, उससे ज्यादा कॉस्ट पे उसको नहीं मिली।
तो बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करती है, जहां कंज्यूमर को मतलब वो किया जा रहा है ना, चीट किया जा रहा है, ठीक है ना, वहां से उसको बचाती है कंज्यूमर को। ये अपने ही मेंबर्स को सही रेट पे प्रोवाइड कर देंगी प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो बच्चे? ठीक है ना, अपने मेंबर्स में प्रोडक्ट यस बेच देंगी, मतलब दे देंगी, और ये लोग बल्क में गुड्स खरीद लेंगे। और आपको भी पता है, देखो बल्क में जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसका प्राइस हमें कम लगता है, हम जब रिटेलिंग मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में हम चीजें खरीदते हैं तो हमें ज्यादा चीज लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या केस था, मिडल मैन आ रहा था बीच में, उसने अपनी सर्विस का कमीशन चार्ज किया ना, वो तो करेगा ही चार्ज। तो इस मिडल मैन को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। कैसे? इन्होंने बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया, तो इससे मैन्युफैक्चरर का भी कोई लॉस नहीं हुआ और कंज्यूमर का भी कोई लॉस नहीं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएंगी रीजनेबल प्राइसेस पे। समझ रहे? मैम, हाँ जी। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है? हाँ बच्चे, इट इज कंपल्सरी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि बहुत वो तो कंपल्सरी है, उसके बिना तो मैम अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे और कोई केस करना चाहे तो? हाँ तो कर सकते हैं, ओके और वो भी केस कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड। मैम, ठीक तो है। वो कैसे केस कर सकते हैं किसी के ऊपर? एक सिंगल पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं? हाँ सपोजिंगली यहाँ पे कुछ भी इनके क्या होता है कि कई बारी इन्हीं के बीच में कोई झगड़े हो गए, या यस मैम, बाहर वालों के साथ, पार्टनर से बाहर। हाँ पार्टनर से बाहर अगर कोई झगड़ा हो सकता है तो ये केस कर सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो इनके पास राइट है कि ये उसके अगेंस्ट केस स्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट रजिस्ट्रेशन हमारे पास ये राइट खत्म हो जाता है मैम वो केस बार कर। बार मनी कैसे लाएंगे मैम, जब वो प्रॉफिट तो करते नहीं है कुछ? प्रॉफिट नहीं करते तो वो मनी कैसे लेके आएंगे? देखो बच्चे क्या होता है, अब हमने अगर यहीं का एग्जांपल लें तो इन्होंने मैम बल्क वो में तो चीजें खरीदी। कलेक्ट हाँ करते हैं ना, जिनसे वो ले रहे हैं, दे जिनको रहे वो हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। वो एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे सोसाइटी में होती है, वो हो हाँ जाता है। वो हो कार जाता है। को और पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी तो कंज्यूमर उनसे सामान ले रहा है तो वो उन्हें पैसे ही तो देगा। अब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ प्रॉफिट होता भी है ना बच्चे, तो भी वो अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वैसे भी आपके वेलफेयर के लिए बनी हुई है। अब जो ये सामान, जितना पैसा इन्होंने लगाया उतना ही अगर इनको वापस आ गया तो ये फिर इन्वेस्ट कर देंगे अगली चीज में। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आना ही चाहिए। अगर तुमने 10 सपोज करो, तुमने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर से पेन खरीदे, तुमने यहाँ पे 1 लाख के पेन खरीदे मैन्युफैक्चरर से आगे कंज्यूमर को देने के लिए। अगर ये पेन सोल्ड आउट हो जाते हैं और 1 लाख रुपीज तुम्हें आ जाते हैं तो तुम दोबारा इन पैसों को री इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही चीज चलती रहती है बार बार। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सोसाइटी पे चले। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्टिव मैम सॉरी, और चीज़ों में भी तो कॉस्ट लगेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट और उन सब चीज़ों में भी तो बच्चे कॉस्ट वो पूल है इनका। देखो इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये अपनी कैपिटल के हिसाब से की हुई है, उतने ही ये चीजें खरीदेंगे जितनी इनके मतलब उसमें होगी, कैपेबल होंगे। ये उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना, अपनी कैपिटल और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ही ये लोग चीजें खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बल्क में खरीद के बैठ जाएंगे, आगे वो बिके ना बिके ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि वेलफेयर के लिए कर रहे हैं और इनको लॉस भी हो सकता है तो वो बंद भी करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये अपने हिसाब से खरीदेंगे चीजें। ओके जी, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट आती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो सोसाइटी का नेम है ना बच्चे, उसी से ही चलेंगी। अब ये जो सोसाइटी बनी है प्रोड्यूसर के लिए बनी है। अब ऐसा तो नहीं है खाली कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट करना है पूरे सोसाइटी में, नहीं, प्रोड्यूसर्स को भी हार्म पहुंचता है। बताओ प्रोड्यूसर्स कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं, प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? बताओ जी। अब प्रोड्यूसर है, उसको आगे रॉ मटेरियल से चीजें बनानी है, प्रोड्यूस करनी है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम प्रोटेक्शन करेंगे प्रोड्यूसर्स की। मेनली ना जो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, ये बनती है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए। जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं ना, जो कम लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये उनके लिए बनती है। क्योंकि क्या होता है, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिग प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो फिर भी अपना काफी कुछ निकाल लेते हैं ढंग से। स्मॉल प्रोड्यूसर ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। जैसे एक बंदा है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है। जो ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल अपना बेच रहा है ₹180 में, ठीक है। अब जो बिग प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिग प्रोड्यूसर्स मतलब हो गया बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या करेंगे, वो तो अफोर्ड कर सकेंगे, वो तो चाहे इनसे बल्क में भी सामान खरीद जाएंगे। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको पता है इनकी इतनी प्रोडक्शन के लिए इनको इतनी चीजें चाहिए, ठीक है ना, उनको तो बल्क में सामान चाहिए, और वो तो चाहे इनसे सारा रॉ मटेरियल खरीद भी लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो, हमारा तो बिक जाएगा, हमें तो मतलब लगाना ही है, और हम आगे और कॉस्ट पे इनको दे सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मतलब स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे स्मॉल प्रोड्यूसर्स का मतलब वही है कि ये स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कैसे? जो 180 का रॉ मटेरियल था, स्मॉल प्रोड्यूसर नहीं खरीद पा रहे, वो कह रहे हैं यार तुम महंगा दे रहे हो, या वो कह रहा है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना महंगा रॉ मटेरियल खरीद सकूं, मुझे तो कम लेवल पे प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जो रॉ मटेरियल था वो कौन ले गए, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं रहा, क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये लोग इतना महंगा रॉ मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाहिए तो इनको भी बल्क में, चाहे सामान बनाना है, चीजें तो बल्क में ही चाहिए होगी ना, लेकिन ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे 180 के हिसाब से। तो अब क्या होगा, क्या बनेगी अब, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो यहाँ पे बन गई अब आपकी एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए बनेगी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, इसमें जो लोग थे उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर से क्या ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया। समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि यहाँ पे तो आपके क्या होंगे, फंड्स आपके पूल हुए हुए हैं ना, बहुत सारे लोगों ने मिलके पैसे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे तो फंड्स ही फंड्स हैं। तो रॉ मटेरियल वाले से इन्होंने रॉ मटेरियल बल्क में परचेज कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इनके पास पैसे बहुत है, इन लोगों ने बल्क में रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके विद इन जिन जिन मेंबर्स को रॉ मटेरियल की जरूरत है, सपोज इनके विद इन 3 मेंबर्स को रॉ मटेरियल की जरूरत है, और ये तीनों स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ये यहाँ से नहीं खरीद पा रहे थे डायरेक्टली रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो इन्होंने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव वालों से ले लिया, उन्होंने इनको सही रेट में दे दिया। और क्या हुआ, सही रेट भी नहीं, सही रेट तो था ही, लेकिन इन्होंने क्या किया, जितना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ले गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब रॉ मटेरियल स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बच गया और उन्हें मिल सका। नहीं तो क्या हो रहा था, जो रॉ मटेरियल सप्लायर था वो अपने रेट हाई रखता था, क्योंकि उसे लगता था बिग प्रोड्यूसर्स तो आके ले ही जाएंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को वो नहीं दे रहा था, तो बिग प्रोड्यूसर्स आके खत्म कर देते थे, रॉ मटेरियल पूरा ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रॉ मटेरियल लिया, तो क्या हुआ, उन्होंने स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और उनको बेच दिया। समझ रहे हो बच्चे? इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई, ताकि वो प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट कर सके, मेनली स्मॉल प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं। बिग प्रोड्यूसर तो फिर भी अपना काम चला लेंगे, उनको मिल जाएगा रॉ मटेरियल, वो एक्स्ट्रा पैसे देके कर लेंगे, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनको ज्यादा लग रहे हैं पैसे, उनका कैसे होएगा, तो उनके टाइम पे रॉ मटेरियल खत्म हो जाता था, तो इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में बल्क में ले लिया रॉ मटेरियल। समझ आया यहाँ तक? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई बच्चे? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो बच्चे समझ आया? बताओ मुझे।
मीनल को आ गया है, सयान, शोभित, सिमर, आप लोगों को समझ आया बच्चे? यस अभी मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो नहीं बढ़ूंगी अभी। नेक्स्ट करें फिर सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट सोसाइटी इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो नेम से ही सजेस्ट कर रही है कि ये फार्मर्स के लिए बनी है, ठीक है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेम से ही पता चल रहा है कि ये सोसाइटी किसके बेनिफिट के लिए बनी है? फार्मर्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपको पता है बिग फार्मर्स का फिर भी हो जाता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी स्मॉल फार्मर्स की, मेनली स्मॉल फार्मर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स इंटरेस्ट, यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन होगी। जैसे आपको पता है, आप लोगों को जैसे पता ही है कि लैंडलॉर्ड वाला ये रूल चलता है, जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना, जमींदारी सिस्टम चलता आ रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले भी चल रहा था और अभी भी कई जगहों काफी चलता है, कम हो गया लेकिन चलता है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जैसे आपका एक लैंड है, उसको ये क्या कर देते थे, पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे कि चलो ये फार्मर 1 की हो गई, ये फार्मर 2 की हो गई, ये फार्मर 3 की हो गई, ठीक है। एक ही लैंड को इन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये आपकी क्या हो जाती थी, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं हम इनको, है ना। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हो जाती है। तो अब क्या हुआ, जो एक पूरी बड़ी लैंड पे जितनी यील्ड होनी थी, अब वो कितने कितने एरिया पे होगी, छोटे छोटे से इतने एरिया पे। इसमें क्या हो गया कि इतना एरिया अगर फार्मर 2 का है, ठीक है, उसमें से बॉर्डर्स थोड़े वो छोड़ेगा अपने लैंड के, ठीक है ना, बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ इतने एरिया में वो उगा पाएगा अपनी क्रॉप्स, तो उसकी फील्ड तो और ज्यादा छोटी हो गई। जितना उसे यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए था वो उसे हो नहीं रहा, क्योंकि हमारी यहाँ पे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती है। यहाँ पे उनका फायदा नहीं हुआ स्मॉल फार्मर्स का, बहुत कम, ज्यादा कम यील्ड हो रही है, कम प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में। अब क्या होता है, जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो क्या करती है, सारे ये जो स्मॉल फार्मर्स है ना, ये मिलके एक बड़ी लैंड पे काम कर लेते हैं। सपोज इतनी बड़ी लैंड पे ये सारे फार्मर्स मिलके काम करेंगे, सपोजिंगली एक क्रॉप उगा ली या एक ही लैंड पे 2 क्रॉप्स उगा ली, लेकिन मिलके काम कर रहे हैं। इन्होंने इसी लैंड को अपना मिलके बना लिया जो पहले फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चाहे 2 क्रॉप उगाए चाहे एक पूरी क्रॉप उगाए, यहाँ पे क्या हुआ, लैंड एरिया बढ़ गया, यील्ड भी ज्यादा हो गई और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स खत्म हो गई, कम हो गई ना। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो पार्ट्स में डिवाइडेड थी लैंड होल्डिंग्स वो कम हो गई। तो ऑब्वियस है, अगर आपकी यील्ड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा ना, आपको प्रॉफिट इन द सेंस कमाई ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है, वो ये काम था कि जो लैंड आपकी फार्मर्स की डिवाइडेड थी ना, उसको एक बना के उस पे अच्छी तरह काम करवा दिया, यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो गई, यील्ड इन द सेंस क्रॉप्स अच्छी तरह उग गई आपकी और अच्छे से अच्छी सेल हो गई। क्योंकि बच्चे देखो, फ्रेगमेंटेड में क्या था, आपका लैंड एरिया छोटा सा हो गया, क्रॉप्स उगने में इतना टाइम लगाती हैं और उतनी आपकी सेल्स नहीं। समझ रहे हो, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आया कि फिर ये सारे तीनों फार्मर्स ने मिलके एक ही लैंड पे काम कर लिया। बताओ बच्चे, कुछ समझ आया इसमें, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई है? मैम एक बार फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स बता दो दोबारा। हाँ, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती है कि एक ही लैंड को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये फार्मर 1 की इतनी लैंड है, इस पे फार्मर 1 उगाएगा, इस पे फार्मर 2, सपोज 3-4 फार्मर्स हैं, मतलब बांट दिया 3 इक्वल पार्ट्स में दूसरे को, 3, 4, 5 लैंड के हिसाब से उन्होंने बांट दिया।
और बच्चे देखो, इतना तो आपको भी पता है कि अगर बांट दिया तो जितने एरिया में होनी चाहिए, वो फार्मर वन कहेगा तू मेरे एरिया में क्यों क्रॉप उगा रहा है, तो वो कुछ एक बाउंड्री रखेगा कि इसके विद इन में अपनी क्रॉप उगाओ। तो ये आपकी लैंड होल्डिंग्स हो गई फ्रेगमेंटेड। तो इसमें इतना यील्ड सेल नहीं हो पा रही थी जितना एक बड़ी लैंड पे हो पाएगी, क्योंकि यहाँ एरिया लार्ज हो गया, आप लोग अच्छी तरह क्रॉप उगा पाओगे, ठीक है ना। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। फार्मर्स का इन्होंने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया इस चीज में, समझ गए? नहीं समझ आया अभी भी, यहाँ आ गया? मैम आ गया मतलब समझ। उन तीनों फार्मर्स ने हाँ। मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली अपनी एक। तीनों मतलब 10 फार्मर्स ने मिलके, सपोज वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी, और उसमें जो ये 3 फार्मर्स थे, इनको लैंड पे ढंग से काम करना था, इनको लैंड चाहिए थी, तो उन मेंबर्स ने इन लोगों के लिए लैंड करी और एक ही लैंड पे इनको काम करवा, अपने ही मेंबर्स का वो बेनिफिट करवाते हैं। बच्चे जो सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके, वो अपने ही मेंबर्स का बेनिफिट करवाते हैं, तब ये सोसाइटी इसलिए बनती है। समझ रहे हो? शोभित आगे समझ? यस मैम। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने अभी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बताया ना, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो इकट्ठे पूलिंग कर लेते हैं, मतलब अमाउंट जितनी उनको देनी है मनी की अपने अपने हिसाब से, वैसे ही ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। ये क्या करती हैं, सपोज मैंने जैसे एग्जांपल ऊपर दिया था कि ये वाला जो मैन है, मैन नीड्स मनी, इस बंदे को मनी चाहिए, ये गया बैंक के पास। क्या गया? बैंक के पास। इसने कहा कि आई वांट लोन, तो आप मुझे लोन प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए। तो बैंकर क्या पूछेगा, जो वहां बैंकर है वो क्या पूछेगा इस बंदे से कि डू यू हैव एनी कोलेटरल। जैसे मैंने कहा कि बैंक्स में तो आपको कोलेटरल के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो बोलेगा डू यू हैव एनी कोलेटरल। अगर इस बंदे ने कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है कोलेटरल, तो बैंक भी कहेगा मैं भी आपको इसलिए लोन नहीं दे सकता। बैंकर क्या कहेगा कि आई विल नॉट गिव यू लोन, मैं आपको ऐसे नहीं लोन दे सकता, मुझे तो कुछ कोलेटरल चाहिए। समझ रहे हो बच्चे? तो क्या हुआ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये आपकी हो गई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे क्या हुआ, 10 to 15 मेंबर्स ने अपने फंड्स की पूलिंग की। ये जो फंड्स की पूलिंग करते हैं इसे ट्रेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजर। इधर अपने फंड्स इकट्ठे किए इन लोगों ने, और जिस बंदे को इसको जरूरत थी ना, इसको ये फंड्स प्रोवाइड कर दिए। समझ गए? अपने जो भी इनको जितने फंड्स इस बंदे को चाहिए थे, जितने ये लोग कर सकते थे, उतनी इन्होंने प्रोवाइड कर दी और कहा कि इन फ्यूचर आप हमें रीपे कर दें। समझ रहे हो बच्चे? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बनी, अगर एक बंदे को लोन चाहिए था और उसके पास कोलेटरल नहीं था, तब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई कि इन्होंने अपने फंड्स की पूलिंग की, इकट्ठे मिलके फंड्स इकट्ठे कर लिए और उस फंड्स को ट्रेजर बोलते हैं जहाँ पे इकट्ठे करते हैं, और उस बंदे को दे दिए जिसको नीड थी। इन फ्यूचर वो इन लोगों को पे कर देगा। समझ रहे हो? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बच्चे क्रेडिट कोऑपरेटिव यस सोसाइटी मैम। समझ? ओके, नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। एक सेकंड, हम इस पे चलते हैं फिर। चलो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं पहले। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाँ जी, कुछ पता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में? कुछ भी पता हो?
नहीं पता बच्चे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में? चलो मैं बताती हूँ। ओ सॉरी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। तो ये जो देखो, ये जो आपकी सोसाइटीज होती है ना, ये फॉर्म होती है। जैसे मेरा मन कर रहा था कि यार मेरा ना अपना खुद का घर हो, मेरे को अपना खुद का घर बनाना है। ठीक है, मेरे को ड्रीम आई, मेरा सपना है कि मुझे अपना खुद का घर बनाना है। लेकिन मैंने ध्यान किया यार मेरे पास तो इतने सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है कि मैं अपना खुद का घर बना सकूं। समझ रहे हो? मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे अपने खुद का घर बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखा यार खुद का घर बनाने के लिए तो इतना इतना इतनी इतनी मनी चाहिए, ठीक है ना, या कुछ भी बनाने के लिए, तो मेरे पास तो इतने फंड्स ही नहीं है। अब क्या हुआ, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होगी। इन फंड्स को फुलफिल कौन करेगी? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कैसे फुलफिल करेगी? जिन जिन लोगों को घर बनाना है ना, वो इकट्ठे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब वो सोचेंगे यार घर बनाने में तो अलग अलग तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो उन्होंने सोचा हम क्या करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं। तो इन सब ने इकट्ठे आके कंट्रीब्यूशन की, तो लोगों के पास जितने जितने फंड्स थे उस हिसाब से इन्होंने एक सोसाइटी बना ली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक का अपना फ्लैट हो जाएगा सोसाइटी में। यहाँ पे आपका आपका खुद का घर भी हो गया एक तरीके से, और आपके फंड्स भी उतने में ही काम चल गया। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हुआ, जिन जिनको घर बनाना था वो इकट्ठे मिले और इन्होंने एक सोसाइटी बना दी उस चीज में। तो इकट्ठे आपके फंड्स एक्यूमुलेट हुए, उन एक्यूमुलेटेड फंड से आपने एक, आपके फंड्स के हिसाब से आप सोसाइटी को बना सकते हो, कैसी बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, उस हिसाब से आपने सोसाइटी को बनाए और वो फ्लैट में आप रहने लग गए। तो ये आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। हाँ जी बताओ जी, कुछ समझ आया? बच्चे मैं 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार आप ये पढ़ो पांचों के यस पांचों। मैम, आ गया था। हाँ जी बच्चे, पढ़ा आप लोगों ने? समझ आया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, इन
पांचों में कोई डाउट तो हम वो लास्ट वाली भी कर लेते हैं। एक रह गई है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कुछ बताओगे? अब इतनी 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ ली है, आपको पता चल गया कि उसमें क्या क्या है, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, क्या कहते हो? मार्केटिंग करनी है। अब सपोज करो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूमर्स को बताना पड़ेगा, कस्टमर्स को, कि ऐसा एक प्रोडक्ट है। उसके लिए आप क्या करते हो? एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस होता है हमारा मार्केटिंग का, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया लोगों की डिमांड पे, फिर कस्टमर्स को बताना है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, आप यूज करिए, तभी उस प्रोडक्ट की सेल्स होगी। ठीक है ना, तो आप उसके लिए एडवर्टाइजिंग करोगे। तो मार्केटिंग में अब हमने क्या करना है, यही करना है कि मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, हमें उस प्रोडक्ट को बेचना है। कैसे बेचेंगे वो सब, तो देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो तो फिर भी मार्केटिंग कर लेंगे, क्योंकि उनके पास इनफ फंड्स होते हैं कि वो पैसे लगा लें। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स टाइप लगी होती है प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए, है ना, पोस्टर्स, बैनर्स लगे होते हैं रोड्स पे, मतलब बड़े बड़े। तो वो बैनर्स वगैरह की भी कॉस्ट भी अच्छी होती है। देखो, आई डोंट नो कि कितनी कॉस्ट होती है, कुछ थाउजेंड्स, लैक्स में डिफरेंट कॉस्ट होती है पोस्टर बैनर्स के हिसाब से, तो वो कॉस्ट भी हाई होती है। तो देखो, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना, हर एक प्रोड्यूसर तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कि यार मैं इतनी ज्यादा कॉस्ट भी बियर करूं और फिर मेरा प्रोडक्ट भी ना बिके और उसके पास इतनी कॉस्ट भी ना हो लगाने की। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस प्रोड्यूसर के ये क्वेश्चंस के आंसर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। यहाँ पे वो लोग इकट्ठे मिल जाते हैं जो इकट्ठे मिलके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब देखो, एडवर्टीजमेंट करने के लिए उस प्रोडक्ट को अवेलेबल भी करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए आपको वेयर हाउसेस की कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी, जैसे हमने पढ़ा था, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, फिर उसको मार्केट में लेके आए, उसको बेचना, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी। तो ये क्या करते हैं, ये लोग मिलके करते हैं इस काम को। अब यहाँ पे अगर एक छोटा स्मॉल प्रोड्यूसर होता तो वो तो ये सब बियर नहीं कर पाता ना, इतनी कॉस्ट वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे मिलके एक अपनी सोसाइटी बना लेंगे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये फिर हेल्प करेंगे ताकि वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, सबकी ये कॉस्ट बियर कर सके इकट्ठे मिलके। ये अब इकट्ठे पैसे लगाएंगे और इकट्ठे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, क्योंकि बच्चे जब तक वो चीज मार्केट में आप एडवर्टाइज नहीं करोगे और कुछ नहीं करोगे तो आपकी उस चीज की सेल्स भी नहीं हो सकती। तो हमें मार्केटिंग करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो अगर वो अकेला नहीं कर सकता है तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाएगा, लोगों को मिलाएगा इकट्ठे, ताकि वो इन सब चीजों की कॉस्ट बियर कर सके। फिर वो मिलके वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ करेंगे। समझ गए? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनी है कि मार्केट करने के लिए, मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, उन चीजों के लिए लगी है, और उसको एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे सेल करना वो एफर्ट होता है, मोटिव होता है। समझ आइए बच्चे? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की है हमने 6 टाइप्स की। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन कर रहा है उसके, ताकि उसको ज्यादा पैसे ना पे करने पड़े एक सेम प्रोडक्ट के लिए। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की, उसको रॉ मटेरियल स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल हो जाए जो कि अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। फार्मर कोऑपरेटिव में फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग्स है उनको फ्रेगमेंटेड ना करके एक सिंगल लैंड होल्डिंग पे ढंग से यील्ड करवाना। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मार्केटिंग के जितने फीचर्स हैं कि हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वेयर हाउसिंग करनी है, उन सबको करवाना है अवेलेबल, क्योंकि एक छोटा प्रोड्यूसर इन सब की कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बंदा नीड में है लोन की, उस बंदे को लोन अवेलेबल करवाना जिसके पास कोलेटरल नहीं है कुछ बैंक के पास रखने की। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, घर बनाना है, एक जना नहीं बना सकता तो वो मिलके एक सोसाइटी या कुछ खोल लेंगे ताकि वो उधर रह सके और फंड्स भी एक्यूमुलेटेड फंड्स की तरह लग जाए, एक अकेले बंदे के ना लगे। बच्चे यहाँ तक समझ आया जितना पढ़ाया मैंने? यस मैम।
ओके चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप लोगों को रिवाइज करके आना है, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट लूंगी पहले। ठीक है बच्चे? ओके Okay, ma'am. थैंक यू सो Thank मच। you. हाँ ओके।